हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। हम देखेंगे कि बिजनेस के क्या क्या फीचर्स हैं और बेसिकली हम 7 फीचर्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स कि जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं। तो हमने पीछे इकोनॉमिक एक्टिविटी समझा हुआ है, ये वो एक्टिविटी है जो प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से की जाती है। तो हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स कि कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से की जाती है वही बिजनेस मानी जाएगी। तो देयरफॉर वी कैन से दैट वन ऑफ द फर्स्ट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज दैट इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज अंडरटेकन विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड बट नॉट फॉर लव एंड अफेक्शन। कभी भी अफेक्शन के लिए नहीं किया जाता। जैसे कि अगर मदर अपने सन को केयर करती है तो वो अफेक्शन के लिए होती है। अगर मदर अपने घर में खाना बना रही है तो वो अफेक्शन के तौर पे होता है। तो दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ बिजनेस। लेकिन अगर कोई ऐसा काम जो प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से किया जाता है यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के पर्पज से किया जाता है तो दैट विल बी टर्म्ड एज अ बिजनेस। देन द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज इट मस्ट बी अ प्रोडक्शन और अ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहता है कि ये या तो प्रोडक्शन होगा या फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। तो प्रोडक्शन क्या होता है, कोई भी चीज़ को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कमाना, उसको हम प्रोडक्शन करते हैं और बाद में उसको रीसेल करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो बिजनेस तभी बिजनेस मानी जाएगी जब वहाँ पे प्रोडक्शन हो या फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो। तो पहले हम प्रोडक्शन समझते हैं कि कोई भी बिजनेस तभी प्रोड्यूस करेगी जब वो उसे बेचना चाहेगी, तो उसके पीछे उसका मोटिव वही है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स क्या होता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स का मतलब है यहाँ पे कि कोई भी सामान को हम प्राप्त करते हैं या हम इसे एक्वायर करते हैं, अपने पास लाते हैं और उसको दोबारा से रीसेल करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स इज बेसिकली डन सो एज टू रीसेल दोज गुड्स। अब जैसे मान लीजिए एक वेजिटेबल सेलर है, तो वो रोज जाके वेजिटेबल्स को लाएगा, तो वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उसको प्रोड्यूस कर रहा है किसान। लेकिन वो क्या करेगा, वो जाएगा वहां से जाके खरीद के लाएगा और अगले दिन अपने कस्टमर्स को बेचेगा। तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट ऑफ जो गुड्स है दैट इज बेसिकली डन फॉर रीसेलिंग। तो ये भी एक बिजनेस मानी जाएगी। और इसी तरह से अगर कोई सर्विसेज देता है तो वो भी जो है बिजनेस मानी जाएगी। अगर आप एग्जांपल यहाँ पे देखो, गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स। ये जो गुड्स की हम डिस्कशन कर रहे थे ना, ये गुड्स या तो कैपिटल गुड्स होगा या कंज्यूमर गुड्स होगा। तो कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? मशीन है और फर्नीचर है। ये दोनों कैपिटल गुड्स हैं क्योंकि ये बिजनेस को कमाने में मदद करते हैं, ये दोनों आप जो देख रहे हो। लेकिन जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं ये वो गुड्स होते हैं जो कंजम्पशन के लिए किए जाते हैं। जैसे शुगर है, पेन है, नोटबुक है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। नोटबुक को हम लोग लिख के और उसके बाद हमारे लिए यूजलेस हो जाती है। इसी तरह से पेन का भी यही होता है, हम यूज करते हैं इसको और शुगर को आप कंज्यूम करते हो। तो ये इसीलिए कोई भी चीज़ अगर प्रोडक्शन के पर्पज से की जा रही है, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, तो दैट विल बी अ बिजनेस। आइए समझते हैं सर्विसेज क्या हैं। सर्विसेज आप जानते ही हो कि सर्विसेज में इंक्लूड फैसिलिटीज ऑफर्ड टू कंज्यूमर्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो सर्विसेज क्या होती हैं? जब कोई भी बिजनेस ये सुविधाएं प्रोवाइड कराती है अपने कस्टमर को, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दे दी, बैंकिंग की दे दी, इलेक्ट्रिसिटी की दे दी, तो दीज आर यू नो दीज आर द फीचर्स, लाइक दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस जिसके अंदर ये आता है। तो हमने समझ लिया कि दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बिजनेस इसमें आएगा जिसके अंदर प्रोडक्शन होगा, ओके, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स होगा एंड सर्विसेज होंगी। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है बिजनेस का यानी कि फीचर है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमेशा याद रखिए बिजनेस तभी ही बिजनेस मानी जा सकती है जब वहां पे सेल हो या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो। ओके, देयर शुड बी अ सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड द बायर। हमेशा याद रखना है कि सेलर और बायर के बीच में हमेशा आप देखेंगे एक्सचेंज होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई सेलर है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में कि जो सेलर है उसने फ्रूट्स दिए, तो जो कस्टमर है वो उस बदले में रुपए दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ओके, तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ ही इज गिविंग दैट फ्रूट टू हिम, आई मीन टू द कस्टमर, एंड इन रिटर्न कस्टमर इज गिविंग मनी टू द सेलर। लाइकवाइज सर्विसेज में भी आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज, आप देखेंगे सर्विसेज के अंदर भी यही होता है कि सर्विसेज में जैसे मान लीजिए आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो तो कोई ना कोई नेटवर्क यूज़ करते होगे, या तो वोडाफोन
या फिर आप जियो का नेटवर्क यूज़ करते होंगे या फिर एयरटेल का। तो इसमें क्या होता है, आप इसका पेमेंट करते हो तभी आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक्सचेंज है, जो एक्सचेंज किया जा रहा है, यू आर पेइंग फॉर दैट सर्विस एंड द इंडिविजुअल हु इज प्रोवाइडिंग यू द सर्विस, यानी कि जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो आपसे चार्ज कर रही है और अदला बदली हो रही है। दे आर गिविंग यू द सर्विस एंड यू आर गिविंग देम द मनी। तो यहाँ पे देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे एक्सचेंज माना जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ मैं बताऊँ इसमें, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ने कोई सामान बेचा और दोस्ती के नाते वो कह रहा है कि 3-4 साल के बाद उसका इंटेंशन यही है कि मैं बाद में इससे सामान ले लूँगा। कुछ हो सकता है कि दोनों की अलग अलग बिजनेस हो और कभी उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी या उसको लग रहा है कि कभी ये काम आ सकता है। तो अगर इस इंटेंशन के साथ भी वो बेच रहा है कि बाद में मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, तो ये भी एक्सचेंज में आएगा। दिस ऑल्सो कम्स अंडर एक्सचेंज। तो ये बिजनेस मानी जाएगी। वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं कर रहा है, वो आगे इसका इस्तेमाल करेगा और आगे फ्यूचर में वो सोच के रखा हुआ है कि मैं बाद में इससे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इससे एक्सचेंज करा लूँगा। और उसको बोला हुआ है कि भाई आज मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप कल कल मैं मांगूंगा तो आप मना थोड़ी ना करोगे। तो इस तरह से भी कई बार आप देखोगे कि बिजनेस में ऐसे किया जाता है। फिर आता है चौथा फीचर, दैट इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखिए कि वन ऑफ द फीचर ऑफ बिजनेस इज इट शुड बी रेगुलर, इट शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन किया जा रहा है बिजनेस के अंदर, ये हमेशा रेगुलरिटी होनी चाहिए। अगर रेगुलरिटी है तब तो ये बिजनेस है, लेकिन अगर रेगुलरिटी नहीं है तो ये बिजनेस नहीं मानी जा सकती। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, जो नीचे दिया हुआ एग्जाम्पल कह रहा है, अ पर्सन सेल्स ओल्ड स्कूटर इवन एट अ प्रॉफिट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस। कह रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल के पास मान लीजिए स्कूटर है पुराना और कोई आके उससे ख़रीद लेता है और वो किसी और चीज़ की बिजनेस कर रहा है, तो अगर वो स्कूटर बेचता है, वो सेकेंड हैंड गुड्स कभी नहीं बेचता, तो अगर वो स्कूटर बेच के कमा ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस है। क्यों नहीं है बिजनेस? क्योंकि ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे रेगुलर इन नेचर काम नहीं कर रहा है वो तो सडनली उसने बेच दिया। ये एक इंसिडेंट था जिसमें किसी ने उससे डिमांड किया और उसने मौका देख के चौका मार दिया और फटाफट उससे कमा गया पैसे। तो इट इज़ नॉट अ बिजनेस। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप हमेशा जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको ये देखना है कि रेगुलरिटी है कि नहीं। अगर रेगुलरिटी है तब तो वो बिजनेस है, और अगर रेगुलरिटी नहीं है तो वो बिजनेस नहीं माना जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा आइसक्रीम वाले जो हैं गर्मियों में आइसक्रीम बेचते हैं, लेकिन सर्दियों में नहीं बेचते। बेसिकली जो छोटे मोटे आइसक्रीम सेलर्स होते हैं, दे डू नॉट सेल देयर आइसक्रीम इन दैट सीजन। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, 3-4 महीने गर्मियों में बेचा उन्होंने, फिर बंद कर देते हैं, फिर अगले साल फिर बेचते हैं 3-4 महीने, फिर बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे रेगुलरिटी बनी हुई है। ऑल्दो दे आर नॉट using their business, they are not running their business for 365 days, but there is a regularity in their business. Next year they are going to come again and they are doing that activity again and again. Therefore students, it is a recurring in nature activity और रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो ये बिजनेस है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई किसी के मन में आता है चलो भाई आइसक्रीम बेच लेते हैं, इस महीने काम निकल जाएगा, और 2-3 महीना उसने बेचा और देखा कि फ़ायदा हो रहा है तो 1-2 महीना और कंटिन्यू कर लिया, और अगले साल उसे कोई खोलने की उम्मीद नहीं है, ना वो खोलना चाहता है, तो ऐसे में इट विल नॉट बी टर्म्ड एज अ बिजनेस, क्योंकि रेगुलरिटी तो है ही नहीं। तो हमेशा आप देखेंगे बिजनेस के अंदर रेगुलरिटी होती है और रेगुलरली उस बिजनेस को ऑपरेट किया जाता है। फिफ्थ जो हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक, ये है अर्निंग प्रॉफिट। देखिए बिजनेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि हमेशा बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से काम करती है। तो एवरी बिजनेस एक्टिविटी मस्ट बी इंटेंडेड टू अर्न प्रॉफिट। हर एक बिजनेस का ये इंटेंशन होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न करे। अगर कोई बिजनेस इस इंटेंशन के साथ काम नहीं कर रही है कि उसे प्रॉफिट अर्न करना है, तो हम कभी भी उसको बिजनेसमैन नहीं कह सकते या उसको हम बिजनेस नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है और वो बिज़नेस कर रहा है और उसने बस ऐसे ही अपने रिश्तेदार हैं और उनको सामान बेच दिया, और बदले में उसका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बस वो यूं ही करे जा रहे हैं, तो ऐसे में उसे हम बिज़नेस नहीं मानेंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई आते हैं आपके रिलेटिव और आपने उनको सामान बेच दिया और आपका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो ऐसे में आप बिज़नेस नहीं माना जाएगा। आपने देखा होगा दुकान वाले हमेशा प्रॉफिट अर्न करते हैं, खास करके उन कस्टमरों से तो ज़्यादा ही करते हैं जो रेगुलर होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो दूसरे दुकान पे जाएगा नहीं।
विश्वास जीत चुके होते हैं, तो इसीलिए वो लोग उनसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी बिजनेसमैन वही बिजनेसमैन होगा जो हमेशा प्रॉफिट की ताक में रहे, और किसी भी की तरह से वो कोशिश करेगा अपनी तरफ से, एटलीस्ट वो कोशिश करता है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, जिससे कि उसकी कमाई बढ़े। तो बिजनेसमैन, आप कोई भी बिजनेसमैन उठा लो, कितना भी अरबपति होगा, तो आप देखोगे वो हम हर समय यही कोशिश करता रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेल को बढ़ाए और कॉस्ट को रिड्यूस करे। किसी भी तरह से अगर वो कॉस्ट को रिड्यूस करेगा ना, तो वो ज़्यादा कमा पाएगा। तो उसकी लाख कोशिश यही रहती है। आप बड़ी बड़ी कंपनियों को देख लो, बड़ी बड़ी कंपनियां यही कोशिश कर रही हैं आज की डेट में कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए और कॉस्ट रिडक्शन किया जाए। तो इसीलिए हर एक बिज़नेस का ये खास खूबी है कि वो प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई बिज़नेस प्रॉफिट के मोटिव से नहीं काम कर रही है, तो दैट विल नॉट बी टर्म्ड एज अ बिज़नेस, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है इसी में, अगर आप समझो कि जो बिजनेस होती है, इसमें आप देखिएगा, नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस प्रॉफिट लंबे समय तक प्रॉफिट, अगर वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही है तो लंबे समय तक चलेगी ही नहीं। तो इसीलिए प्रॉफिट अर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड इट मस्ट अर्न फॉर इट्स सर्वाइवल ऑल्सो, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो प्रॉफिट बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करती रहेगी तो वो सर्वाइव कर पाएगी और बिजनेस को और आगे बढ़ा पाएगी। तो इसीलिए ये इसका इम्पॉर्टेंट जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं कि अर्निंग प्रॉफिट, हर बिजनेस को कोशिश करना चाहिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। सिक्स्थ जो पॉइंट आता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अगर आप देखो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, कि हमेशा आप देखोगे बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई होती है, कभी भी श्योरिटी नहीं होती है। ये देखिए लिखा हुआ मैंने यहाँ पे कि नो श्योरिटी, देयर इज नो श्योरिटी दैट द बिजनेसमैन विल ऑलवेज अर्न प्रॉफिट। कभी भी इस बात की आप गारंटी नहीं दे सकते हो कि बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिट अर्न करेगा। भले ही कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट अर्न करेगा। वो रिस्क लेता है, और अगर वो चल गया तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी लॉस भी हो सकता है। तो ये एक खास खूबी है बिजनेस की कि इसमें आप गारंटी नहीं दे सकते हो कि कितना कमाओगे, उल्टा माइनस में भी जा सकता है पैसा। दूसरा इसमें यह है कि दो एवरी बिजनेस इज कमेंस्ड एंड कंडक्टेड विद अ प्रॉफिट मोटिव, बट देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ लॉस। क्योंकि देखिए हर एक बिजनेस का यही मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए, लेकिन कई बार लॉस भी हो सकता है। हर समय रिस्क रहता है बिजनेस को, कभी भी उसको नुकसान हो सकता है, और इस बात की उसको जानकारी होती है। इसीलिए यहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी रहती है। और इसी में अगर आप समझें और डिटेल में, तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिपेंड्स ऑन वेरियस इंटरनल मैटर्स, मोस्ट ऑफ देम आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेसमैन। अगर आप देखो तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, इनका ज़्यादातर जो आप देखोगे ना, जो काम होता है वो डिपेंडेंट होते हैं। अब जैसे अभी आप देखिए कोरोना जो चल रही है महामारी, इसके वजह से बहुत सारी बिजनेसेस बंद हैं, और अगर चल भी रही हैं तो अपना 30% 40% लेबर के साथ चल रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बिजनेस इज हाईली इफेक्टिव, इट इज़ हाईली अफेक्टेड, आई कैन से। तो इसमें क्या होता है कि इट इज देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी। कोई भी बिजनेस तभी बिजनेस मानी जाती है जब अनसर्टेनिटी हो। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि इसमें सर्टेनिटी है, तो दैट विल नॉट बी टर्म्ड एज अ बिजनेस। आप बैठ के सोच के देखिए, कोई ऐसी आपको बिजनेस नज़र नहीं आएगी जो अनसर्टेन हो, जिसके अंदर आप जो सर्टेन हो। यानी कि कोई ऐसे आपको बिजनेस नज़र नहीं आएगी जिसके अंदर आप गारंटी से कह सकते हो कि इसमें तो प्रॉफिट ही होगा, लॉस हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मान लीजिए कि वो बिजनेस है ही नहीं। और लास्ट जो हम करेंगे वो है एलिमेंट ऑफ रिस्क। हर एक बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, चाहे बिजनेस कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, उसके अंदर हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर कोई ऐसी आपको कोई बिजनेस नहीं मिलेगी जिसमें रिस्क ना हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिजनेस में कभी भी हो सकती हैं। जैसे फायर लग सकता है, चोरी हो सकती है, नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है, कोई डिजीज़ आ सकती है, फैशन में बदलाव आ सकता है। तो इसीलिए देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क इन द बिजनेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का। तो हमने ये सातों जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं, और वन बाय वन आप इसके नोट्स तैयार करके देख सकते हैं, और काफ़ी इफेक्टिव होगा ये, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन और ये सब। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है आपके फ्रेंड्स के लिए, तो आप उनको शेयर ज़रूर कीजिए, और इसी को नोट्स में यूज़ कर सकते हैं, पीडीएफ को, और आप आगे इसमें अच्छे से लिख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, एंड हैव अ नाइस डे।